हेलो फ्रेंड्स, एसके कैरियर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फिजिक्स। इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? अब तक हमने पढ़ा है प्रकाश का परावर्तन, लेकिन अब पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। क्लियर है? जैसे कि अगर प्रकाश को हम किसी एक ही माध्यम में रखें, मान के चल रहे हैं वायु में रख रहे हैं, तो वह सीधी रेखा में गमन करेगा। लेकिन अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करें, जैसे कि वायु से जल में प्रवेश कर रहे हैं, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। इसमें पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मान के चल रहे हैं ये हमारा माध्यम है एक, या कह सकते हैं वायु। यहाँ पर क्या है? वायु। इसे हम विरल माध्यम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विरल माध्यम। ये हमारा दूसरा माध्यम है दो, इसे हम सघन माध्यम भी कह सकते हैं। क्लियर? ये क्या है? हमारा पानी। मतलब वायु से प्रकाश की किरण को पानी में डाल रहे हैं। इसका मतलब है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश डाल रहे हैं। ये हम प्रकाश डाल रहे हैं तो इस किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। ये अभिलंब है, तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी सबसे पहले, इसे कहेंगे हम आपतन कोण। और ये है हमारा आपतन बिंदु। जब हम प्रकाश की किरण को डालेंगे तो इसके अनुसार प्रकाश की किरण इस तरफ जानी चाहिए, लेकिन ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। मतलब इसे इस तरफ जाना चाहिए लेकिन थोड़ा इधर हो जाती है, अभिलंब की तरफ। अब यहाँ पर इस किरण को क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। ये किरण जो अपवर्तन के पश्चात आ रही है इसे कहेंगे अपवर्तित किरण। जो अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कहेंगे अपवर्तन कोण। क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण आर। क्लियर है? फिर से देखेंगे, ये हमारा पानी है, इसे कहेंगे सघन माध्यम, वायु वाले को कहेंगे विरल माध्यम। क्लियर है? प्रकाश की किरण को जब हम डालते हैं, यानी कि आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। और ये अभिलंब है हमारा, और ये होगा हमारा आपतन बिंदु। अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाएगी उसे कहेंगे आपतन कोण। इस किरण को इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये अपने मार्ग से विचलित होकर अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। इस किरण को कहेंगे हम अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं अपवर्तन कोण। अब बात आती है प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की। प्रकाश के अपवर्तन के मुख्य कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के मुख्य दो नियम हैं। एक नियम परावर्तन की तरह है, सेम टू सेम। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं उसमें। और यहाँ पर परावर्तित किरण की जगह पर क्या होता है? अपवर्तित किरण। यानी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया इसका पहला नियम। तो देखेंगे, इसका पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है आपतन कोण की ज्या साइन आई। मतलब आपतन कोण क्या है? आई, इसकी ज्या क्या होगी? साइन आई। तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर। अपवर्तन कोण क्या है? आर, तो इसकी ज्या क्या होगी? साइन आर। का अनुपात स्थिर होता है, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू स्थिरांक। क्लियर है? साइन आई और साइन आर का अनुपात कितना होता है? स्थिर होता है। इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब बात आती है स्नेल का नियम क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इस नियम की खोज स्नेल नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्लियर है? अगर इसके फॉर्मूलों की तरफ चलें तो n बराबर होता है माध्यम एक में प्रकाश की चाल। मतलब माध्यम एक में ये क्या है? वायु, तो वायु में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम दो में प्रकाश की चाल। इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? अपवर्तनांक n कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तनांक n कहलाता है। यानी कि वायु में प्रकाश की चाल
और पानी में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाएगा, यहाँ पर अपवर्तनांक कहलाएगा। अगर यहाँ पर हमारा N21 लिखा है तो इसका मतलब है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। अगर यहाँ पर N12 लिखा है तो माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, यहाँ पर माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। क्लियर है। अब बात आती है कि सघन माध्यम किसे कहते हैं और विरल माध्यम किसे कहते हैं। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उस माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं, तथा जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उस माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। क्लियर है। आगे पढ़ेंगे, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब क्या होता है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब क्या होता है। क्लियर है। आइए देखते हैं। तो इसमें पहले पढ़ेंगे, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन की घटना। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि विरल माध्यम किसे कहते हैं। एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। क्लियर है। क्योंकि यहाँ पर वायु है, क्या है, वायु है, और यहाँ पर प्रकाश की चाल कितनी होती है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और कांच की बात करें 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि हवा में प्रकाश की चाल अधिक है और कांच में प्रकाश की चाल कम है। इसीलिए जहाँ पर प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं, और जहाँ पर प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। तो इसमें अपवर्तन की घटना क्या होती है, जब विरल माध्यम से प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ये हमारी आपतित किरण है, विरल माध्यम से आ रही है सघन माध्यम में, ये आपतन बिंदु है, ये क्या है, अविलंब। इसे इधर जाना चाहिए था लेकिन ये अविलंब की ओर मुड़ गई। ये कब होता है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। क्लियर है। और यहाँ पर आपतन कोण आई, आपतन कोण आई बड़ा होता है अपवर्तन कोण आर से। क्लियर है। इसी का दूसरा पॉइंट है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन की घटना। सघन माध्यम यहाँ पर क्या है, कांच, और विरल माध्यम क्या है, पानी। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कांच की चाल कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और पानी में प्रकाश की चाल कितनी है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि प्रकाश की चाल पानी में ज़्यादा है और कांच में कम है। इसीलिए पानी को क्या कहेंगे, यहाँ पर विरल माध्यम कहेंगे, और जहाँ पर प्रकाश की चाल कम होती है वहाँ पर उसे कहते हैं सघन माध्यम। तो ये हो गया हमारा सघन माध्यम और ये हो गया विरल माध्यम। इसकी क्या घटना होती है, जब हमारी आपतित किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस किरण को इधर सीधे आना चाहिए था लेकिन ये अपने मार्ग से विचलित होकर अविलंब से दूर हट जाती है। ये क्या है, हमारा अविलंब, अविलंब से दूर हट जाती है। और यहाँ पर आपतन कोण आई, यहाँ पर आपतन कोण आई छोटा होता है किससे, अपवर्तन कोण आर से। अपवर्तन कोण आर से मतलब यहाँ पर हमारा अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है। अब देखेंगे हम प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल किस माध्यम में कितनी होती है, निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2.9979 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसको लगभग मान लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है। और पानी में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब देखेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और फिर से दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में चली जाए, जैसे कि अगर प्रकाश की किरण वायु से कांच में चली जाए, फिर कांच से फिर से वायु में चली जाए, तो उस समय प्रकाश की अपवर्तन की घटना क्या होगी। तो आइए देखते हैं। जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और दूसरे माध्यम से पुनः पहले माध्यम में बाहर निकल जाती है तब अपवर्तन की घटना। मान के चलेंगे ये है हमारा कांच, क्या है, कांच, और कांच कैसा होगा, वायु के सापेक्ष
सघन माध्यम, ये है हमारी वायु, जिसे हम विरल माध्यम कहेंगे। क्या कहेंगे? विरल माध्यम। अगर यहाँ से आपतित किरण डालें, यानी कि प्रकाश की किरण डालें, तो अपवर्तन के पश्चात ये अविलंब की ओर मुड़ जाती है। कब मुड़ती है? जब सघन माध्यम होता है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा आपतन कोण, ये हो गया हमारा अपवर्तन कोण, और ये क्या है? अपवर्तित किरण। क्या है ये? अपवर्तित किरण। और जब ये अपवर्तित किरण कांच से पुनः वायु में जाती है, यानी कि विरल माध्यम में जाती है, तो इस किरण को कहते हैं हम निर्गत किरण। क्या कहते हैं? निर्गत किरण। क्लियर है? और ये किरण जो अविलंब के साथ कोण बनाती है, उस कोण को कहते हैं हम निर्गत कोण। क्या कहते हैं? निर्गत कोण। अब देखेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में। सबसे पहले देखेंगे निर्गत किरण किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण यानी कि आपतित किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, फिर दूसरे माध्यम से पुनः पहले माध्यम में आए, जब वो प्रकाश की किरण निकलती है तो इस किरण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण कहते हैं। दूसरा है निर्गत कोण। निर्गत किरण और अविलंब के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं। क्लियर? अब तीसरा है पार्श्व विस्थापन। पार्श्व विस्थापन किसे कहते हैं? आपतित किरण, ये वाली कौन सी किरण है? आपतित किरण, ये सीधी आ रही है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्व विस्थापन कहते हैं। फिर से देखेंगे, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्व विस्थापन कहते हैं। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। अगर यहाँ पर बात करें तो आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों बराबर होते हैं। मतलब आपतन कोण आई और निर्गत कोण, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण आई और निर्गत कोण ई दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अगर इनके गुण की बात करें तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही स्विमिंग पूल का तल थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ता है। अगर दूसरा गुण बताएं तो कांच के गिलास में अगर नींबू पड़े हों तो वो थोड़े से अपने आकार से बड़े दिखाई पड़ते हैं। अगर तीसरे गुण की बात करें तो पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल कुछ टेढ़ी दिखाई पड़ती है। वो क्यों पड़ती है? आइए देखते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं, ये हमारा कोई कांच का बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें ये पेंसिल पड़ी हुई है। क्लियर है? अगर यहाँ पर हम एक आँख बना दें, क्या बना दें? एक आँख, यहाँ से इस पेंसिल को देख रहा है, तो इसके कारण जो प्रकाश की किरण होंगी वो किधर होंगी? सीधी जा रही होंगी। लेकिन ये पानी से बाहर जाएंगी, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगी, तो यहाँ पर एक अविलंब बना देते हैं हम। तो क्या होता है? अविलंब से दूर हट जाती हैं। इन्हें इस प्रकार ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये इस प्रकार मुड़ जाती हैं ऐसे। क्लियर? अगर इस किरण को थोड़ा सा आगे कर दिया जाए, यहाँ पर आके मिलेंगी। इस किरण को आगे कर दिया जाए तो यहाँ पर आके मिलेगी, तो ये पेंसिल हमें यहाँ ना दिखाई देकर यहाँ पर दिखाई देगी, इस प्रकार। इसी कारण पानी में डूबी हुई पेंसिल हमें टेढ़ी दिखाई देती है।